आज हमारा सेकंड बुक और सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर ना जिस बच्चे को फर्स्ट बुक का कुछ नहीं आता, मतलब देखा ही नहीं है फर्स्ट बुक, वो भी ये स्टार्ट कर सकता है। यानी जो फर्स्ट बुक है ना, उससे सेकंड बुक का कोई दूर दूर तक लेना ही देना नहीं है, और ना ही 11th क्लास से कोई लेना देना, कंप्लीटली डिफरेंट है और एकदम न्यू रहेगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर क्या डायरेक्टली ये चैप्टर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, आपको बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए? जस्ट एक जर्नल एंट्री की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है ना। मैं बिल्कुल एकदम ज़ीरो से ही कराऊंगा और एकदम स्टार्टिंग से लेके चलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। इसको बहुत सारे चैप्टर के नाम से जानते हैं। इशू ऑफ शेयर्स भी बोल देते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड शेयर फॉरफीचर भी बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है और इसी को हम कंपनी अकाउंट भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है ना। तो अलग अलग नाम है। तो शेयर कैपिटल को समझते हैं। तो सबसे पहले, हालांकि जो वॉल्यूम 2 है ना, उस आपके वॉल्यूम 2 और 3 इसको नहीं समझते। बेसिकली हम किसी कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, अगर मैं बात करूं बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, तो हर बिजनेस का अकाउंट करने का ना अपना प्रोसीजर एकदम अलग होता है। तो सबसे पहला बिजनेस जो इंसान सोचता है ना, वो होता है सोल प्रोप्राइटर। यानी इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस करता है तो ये इसकी अकाउंटिंग आपको 11th क्लास में सिखाया गया है। सर कब सिखाया गया? 11th क्लास में, जहां पे आपने बनाया था फाइनल अकाउंट, जहां आपने बनाया फाइनल अकाउंट। इसके बाद एक बिजनेस होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है ये भी हमें सिखाया गया। ये कब सिखाया गया? 12th में ही सिखाया गया ये, और दैट इज आपका 12th के अंदर फर्स्ट बुक में। इसके बाद हमारा थर्ड आता है कंपनी मैं टाइप ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूं कि इतने तरीके के, हालांकि बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो आपको नोइंग है, जो जानते हो, उस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटर होता है जिसमें अकेला बिजनेस करते हैं। पार्टनरशिप फर्म होता है जहां 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। कंपनी, तो कंपनी का अपना एक अलग बिजनेस है। तो यहाँ पे जो हम आज स्टार्ट करेंगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो सीखेंगे। ऐसे ही और भी होता है सर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारा, और भी होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपका कंपनी के बाद एनजीओ, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अकाउंटिंग एकदम डिफरेंट होती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज हमारा अकाउंट्स करने का पैटर्न चेंज हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सिमिलर रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। बट कंपनी का टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इन सभी में से पावरफुल, 4 नाम लिखे हैं मैंने, इन सभी में से पावरफुल बिजनेस अगर आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा कंपनी है। पावरफुल इन द सेंस कि कौन सबसे बड़ा बिजनेस होगा इनमें से, देखा जाए किसके ऊपर ज़्यादा रिलाई होगा, किसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होगा, तो जवाब होगा सर कंपनी ज़्यादा इसके अंदर से वेटेज वाला बिजनेस माना जाता है। तो हम देखेंगे कंपनी की अकाउंटिंग। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि सर कंपनी है क्या। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी, 2 डेफिनेशन गिवन है कंपनी के बारे में, 2 डेफिनेशन गिवन है। अब कंपनी को एक सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, देखो 2013, अब इससे पहले हमारा कंपनी एक्ट था, इससे पहले प्रीवियस जानना जरूरी है आपको, दैट इज 1956। यानी आप मान के चलो 2013 से पहले 1956 में बना था, और 1956 से लेके 2013 लगभग
आप साल देखो तो लगभग 45 से 50 साल की जर्नी कंप्लीट करी थी पुराने वाले कंपनीज एक्ट ने। सर नए वाले में क्या बदलाव हुआ? जस्ट थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बदला गया और नया नाम देना जरूरी था, ताकि अभी आप 2027 में लगेगा 2013 पढ़ रहे हैं, पुराना लग रहा होगा। हो सकता है 2030 में आ जाए 2030 कंपनीज एक्ट। बदलेंगे कुछ भी नहीं, कुछ सेक्शन को आगे पीछे करेंगे, जो कमियां थी इसके अंदर थोड़ी बहुत उसको ठीक करके एक नया नाम दे देते हैं, ताकि हमें लगे कि हम अपडेटेड चीज़ें कर रहे हैं। तो 1956 पहले था, 2013 से पहले। अब हम 2013 पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस नहीं होता, इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं एज पर रूल के हिसाब से। तो लॉ क्या कहता है? देखो कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी मींस मतलब कंपनी वो है जिसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा रखा है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर्ड, जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है। भाई साहब कंपनी क्या है? जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब ये एक एक्ट है। किस एक्ट की बात कर रहा है? अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसे कंपनी बोलेंगे। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और इससे अगर कोई पुराना लॉ था तो जरूरी नहीं 13 वाले को ही कंपनी करेंगे। जैसे 1956 पुराना था, 1956, उसमें जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा उसे भी हम कंपनी ही कहेंगे। बात समझ में आई बात आपको? तो ये तो हमारा डेफिनेशन है। मान लो आपका 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाए, यही लिखोगे। 5 नंबर में डेफिनेशन आ गए, यही लिखोगे। यानी जितने नंबर का भी डेफिनेशन आ जाए लिखना इतना ही है, क्योंकि लॉ के अंदर इतना ही लिखा है, इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते आप। अब इसी डेफिनेशन को आसान बनाने के लिए और समझाने के लिए कुछ जो कंपनी के चीज़ों के बहुत डिस्कशन करते हैं वो अपने लॉ, अपने थ्योरी, रिसर्च के माध्यम से बताते हैं। तो इसमें से एक प्रोफेसर हैने का, वैसे तो बहुत सारे प्रोफेसर ने इनके अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मुझे लगता है वो प्रोफेसर हैने का है। प्रोफेसर हैने कहते हैं कि जो एक कंपनी होता है इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी जो है वो क्या है सर? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब ये प्रूव करता है कि ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, जो कि आपने पढ़ा भी है। ऑनर अलग और बिजनेस अलग, जो कि आपने पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसमें आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी जो है उसके अंदर ना तो जान है ना तो कुछ है। आप कंपनी के ऊपर केस भी करते हो लीगली, जैसे मान लेते हैं रिलायंस पे केस किया कि भाई रिलायंस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मैंने उसके ऊपर केस कर दिया। अल्टीमेटली रिलायंस जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जान नहीं है, तो उसको क्या बोला हमने? आर्टिफिशियल पर्सन। तो बोला एक कंपनी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरीके से काम करता है और क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब ये कानूनन तरीके से बना है। अब सर कौन से लॉ बना रहा है कंपनी को? 2013। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी आपको पता है कि ऑनर अलग होगा और बिजनेस अलग होगा। तो बोलता है कंपनी का अपना एक सेपरेट एंटिटी होता है विद अ परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन का मतलब क्या हुआ सर? परपेचुअल ससेशन का मतलब कभी कंपनी बंद नहीं हो सकता, कभी भी बंद नहीं हो सकता। ये लगातार चलता जाता है, बंद नहीं हो सकता। ये लगातार चलता जाता है, एकदम लगातार चलता जाएगा। अगर इसके सारे के सारे मेंबर कंपनी के जो बना रहा होगा अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको चलाएंगे। एंड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या होता है? हर कंपनी का एक अपना स्टैंप होता है। स्टैंप मतलब जिसे मोहर बोलते हो आप। तो जब भी आप कंपनी के साथ कुछ काम करते हो लीगली, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कोई काम करने का या ना करने का, तो कंपनी स्टैंप लगा के उस डॉक्यूमेंट पे देगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, अगर देखा जाए तो यही सारे कंपनी के फीचर्स होते हैं। अगर कोई पूछे कंपनी के फीचर्स बताओ तो मैं बोलूँगा भाई ये सबसे पहले सेपरेट एंटिटी है, फिर सर ये आर्टिफिशियल पर्सन है, सर इसके कॉमन सील है, सर इसके बाद क्या है? परपेचुअल ससेशन है। तो ये जितने नाम मैंने बताए हैं ये सारे के सारे इसके फीचर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं कंपनी के फीचर्स बताऊं तो देखिए कंपनी के फीचर्स आपको, हालांकि एग्जाम में पूछा, अब पहले आता था, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब एमसीक्यू में से पॉइंट बन सकता है
क्या कहता है, कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। यू नो कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इस शेयर होल्डर। अच्छा, एक वर्ड आया शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर जो मालिक होता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, हम आगे बात करेंगे इस बारे में। आर्टिफिशियल पर्सन है, देखो आपने पीछे डेफिनेशन में ये वर्ड भी देखा था और ये भी, तो आर्टिफिशियल पर्सन के कंपनी कानून की नज़रों में एक अलग व्यक्ति है जिसके ऊपर केस कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर भी केस कर सकता है, बट ये सांस वगैरह नहीं ले सकता। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या बताया कि कंपनी कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या कहता है, कंपनी हैज अ परपेचुअल ससेशन, एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ या लुनेसी या बैंकरप्सी। कोई पार्टनर मर जाए, मतलब इसके अंदर किसी की, या फिर वो पागल हो जाए या बैंक करप्ट हो जाए, मेंबर ऑफ शेयर होल्डर लाइफ ऑफ कंपनी कम एंड, कभी भी शेयर होल्डर यानी कंपनी के मालिक के लाइफ एंड होने से ये कभी बंद नहीं हो सकता। लिमिटेड लाइबिलिटी, अब लिमिटेड लाइबिलिटी को मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंपनी अपना ऑनरशिप, शेयर्स का मतलब समझ लो अभी ऑनरशिप, कंपनी अपना ऑनरशिप इजीली ट्रांसफर कर सकता है। किसको ट्रांसफर कर सकता है, जिस मर्जी को दे सकता है। ऐसा रूल नहीं है कि मेल को देगा, फीमेल को देगा, कंपनी को देगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी को भी कंपनी अपनी ऑनरशिप दे सकता है, जो मुझे उस कंपनी के वर्थ के बराबर पैसे देगा मैं दे सकता हूं। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप कहता है कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल ऑफ मेंबर, बट इसके अंदर जो मैनेज करता है वो कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। कंपनी को मैनेज करने वाला आपने सुना होगा, एमडी सुना होगा वर्ड, तो एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कंपनी को जो चलाने का दायित्व होता है, चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके ऊपर होता है, डायरेक्टर के ऊपर होता है, चेयरमैन के ऊपर होता है। कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब अ कंपनी में और हैव द कॉमन सील इफ द कॉमन सील अफिक्स, मतलब अगर स्टैंप लगा देंगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी का माना जाएगा। तो ये कुछ क्या थे कंपनी के हमारे कैरेक्टर कह लो, फीचर्स कह लो, ये सब में काउंट हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, अगर मान लो ये डेफिनेशन आपने पढ़ लिया और समझ लिया, तो डेफिनेशन में कितने पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, 1 2 3 4, और वही 4 के 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जबकि 7 है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, सर कंपनी कितने टाइप के होते हैं, हम बात करें टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी, कितने टाइप के होंगे ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जनरली कंपनी तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना और देखना और सुनने को मिलेगा कई बार, हालांकि जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें नहीं मिलेगा। कंपनी के 3 टाइप होंगे, एक होगा हमारा दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, एक होगा पब्लिक लिमिटेड, और एक होता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, हालांकि ये भी प्राइवेट लिमिटेड ही होता है, लेकिन नाम थोड़ा अलग से मैं लिख रहा हूं, 1 पर्सन कंपनी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ड के आगे मान लेते हैं मैंने लिखा SKD और इसके आगे मैंने सिर्फ कंपनी वर्ड लगा दिया, सिर्फ कंपनी वर्ड लगा दिया, SKD और कंपनी वर्ड, तो आप ध्यान रखिएगा ये कंपनी नहीं है। कंपनी के लिए क्या चाहिए, यहां पे अगर मैंने लिमिटेड वर्ड लगा दिया तो ये पब्लिक लिमिटेड हो गया, अगर यहां पे मैंने PVT और लिमिटेड लगा दिया तो ये प्राइवेट लिमिटेड है, OPC के लिए भी PVT लिमिटेड लगेगा। तो इतने टाइप के कंपनी होते हैं। मेजरली हमें समझना होगा कि सर प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। पब्लिक लिमिटेड जो होता है ना वो बिग कंपनी होता है, वो बिग बहुत बड़ी कंपनी माना जाता है जनरली, तब ये होता है, और कंपेयर टू दिस ये स्मॉल कंपनी होता है, ठीक है ना। अगर मैं कंपनी में देखूं तो कंपनी के अंदर भी ज्यादा वेटेज जो होता है वो होता है हमारा पब्लिक लिमिटेड का, प्राइवेट लिमिटेड का कम होता है। आपने सुना होगा शेयर बाजार में या शेयर मार्केट का नाम अगर सुना है तो शेयर मार्केट में अगर शेयर किसी के हैं तो वो पब्लिक लिमिटेड के हैं, प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि रूल्स में लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड वाला बंदा किसी व्यक्ति को शेयर नहीं बेच सकता, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड के अंदर वो किसी भी व्यक्ति को शेयर बेच सकता है। तो इनके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है,
वह हालांकि एग्जाम में नहीं आता, लेकिन वो डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। तो वो डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पे कम से कम कितने मेंबर होना चाहिए, मतलब आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है कंपनी, तो कम से कम 2 व्यक्ति, आप 2 मिल जाओ और आप बना सकते हो। यहाँ मैक्सिमम की भी लिमिट है, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। अब 200 से ज़्यादा हो जाओगे तो आप प्राइवेट लिमिटेड वाली कंपनी नहीं बना पाओगे, समझे बात। तो मेंबर का मतलब जैसे पार्टनरशिप में था ना कि मिनिमम और मैक्सिमम, ऐसे ही मिनिमम यहाँ पे 2 है और मैक्सिमम 200। पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 होने चाहिए। अगर हम 4 फ्रेंड हैं और चाहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड बना ले तो नहीं बना सकते, कम से कम कितने लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, 7 मेंबर। और मैक्सिमम कितना है, कोई लिमिट ही नहीं है, आप 5 लाख मेंबर बना लो, 5 लाख लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये बड़े हैं तो इसलिए। तो पहला डिफरेंस है मेंबर के ऊपर। दूसरा डिफरेंस है सर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड में अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का मतलब मैं अपना शेयर आपको देना चाहता हूं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने किसी का नाम पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। तो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। तो अगर कोई बंदा चाहे कि मैं अपने शेयर किसी को दे दूं तो प्राइवेट लिमिटेड में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में आप इजीली फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड में भी ट्रांसफर होता है, लेकिन उसी व्यक्ति को ट्रांसफर होगा जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसी को दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से रिश्तेदार में ही बांटा जाएगा। जैसे घर की प्रॉपर्टी होती है ना, तो घर के प्रॉपर्टी में जैसे मान लो 2 भाई है और दोनों भाई बोलते हैं कि मैं अपना मकान भाई बेच रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर, तो बोलेगा भाई पहले मेरे से पूछ ले, मेरे को अगर लेना होगा तो मैं ले लूँगा, तो बाहर वाले को बेच दियो। ये सिस्टम चलता है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली बेच देंगे। तो ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड के अंदर पहले आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी कंडीशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कंडीशन रख रखा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स लिस्टेड कंपनी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस मर्जी को आप शेयर दे सकते हो। प्रोस्पेक्टस, ये कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है सर, जब कंपनी अपनी कंपनी के लिए शेयर्स को इशू करती है तो लोगों को एडवर्टाइज करती है कि हम अपने शेयर बेच रहे हैं, आपको खरीदना है तो खरीदिए। तो जब जिस पेपर पे मैं एडवर्टीजमेंट करता हूं उसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। तो पब्लिक लिमिटेड में तो शेयर्स को बेचने का परमिशन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो परमिशन है बेचने का, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपका होगा प्रॉपर तरीके से। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन का मतलब मेरी कंपनी का शेयर खरीद लो, मैंने बोला तो इसका मतलब मैं ऑफर कर रहा हूं कि मेरी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का मतलब ले लेना, मैंने बोला मेरी कंपनी का शेयर आप खरीदोगे, आपने बोला हाँ खरीदूंगा, आपने खरीद लिया, तो मैं बोलूंगा मेरी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब हो गए। तो यहाँ पे सब्सक्राइब जो है नहीं होगा, यहाँ पे कैन ऑफर एंड पब्लिक कैन सब्सक्राइब। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी है, और यहाँ पे टेबल F के अकॉर्डिंग सारी चीजें डील डन होती है। डायरेक्टर की भी बात आ जाती है कि यहाँ पे हमारे 2 डायरेक्टर होते हैं, यहाँ 3 डायरेक्टर होते हैं, तो बड़ी सारी चीजें, जो छोटी सी चीजें थी ये मैंने आपको बता दिया। जैसे नंबर ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे कितने डायरेक्टर होंगे 2, और मैक्सिमम कितने होंगे 15, और यहाँ पे मिनिमम कितने होंगे 2 और मैक्सिमम कितने होंगे 15। तो मतलब बड़ी कंपनी है तो कम से कम 3 डायरेक्टर तो हो। इसमें मेल फीमेल का भी होता है कि इसके अंदर एक फीमेल भी रखना आपको जरूरी है डायरेक्टर के अंदर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इट मे बी अलॉटमेंट आपका डायरेक्टर डिसाइड करता है किसको शेयर देंगे किसको नहीं देंगे। यहाँ पे डायरेक्टर डिसाइड नहीं करता, यहाँ पे एक प्रोसीजर्स होता है कंपनी लॉ, और आपको 90% शेयर सब्सक्राइब करना होगा। ये मैं आगे चल के अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पब्लिक डिपॉजिट, ये पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती और ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट सर, मैंने मान लो एक कंपनी बनाया और मैंने बोला सबके घर पे जो पैसे हैं वो मेरे पास जमा कर दो, मैं बैंक से ज़्यादा आपको ब्याज दूंगा। तो आप सब पब्लिक हो गए और आपने मेरे पास पैसे जमा करा, एज आ सोच रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, इनको दे देते हैं पैसे, तो उसे पब्लिक डिपॉजिट। तो प्राइवेट लिमिटेड अगर ऐसा करती है तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा और गवर्नमेंट इसको बैन कर सकता है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में अलाउड है ये सब करना, ठीक है ना, पब्लिक लिमिटेड में अलाउड है। नेम वर्ड के आगे क्या लगाओगे आप, प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे वर्ड के आगे क्या लगेगा, लिमिटेड। तो ये था हमारा कुछ डिफरेंसेस। अब हम मुद्दे की बात करेंगे, और मुद्दे की बात क्या करते हैं सर, आपके कुछ कंपनी बनते कैसे हैं, कंपनी के स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी कैसे बनेगा, इनकॉर्पोरेशन।
तो मान लेते हैं कि मुझे एक एक्स, ध्यान देना, एक्स वाई एक जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी बनाना है। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड बनाने से पहले मेरी कंपनी का नाम होगा एक्स वाई जेड। मैं अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आप चाहते हो लिमिटेड लगाना तो आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ के हैं वो कंप्लीट करने होंगे। सर क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? आपको यहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज, जैसे कि सबसे पहले आपको जो बनाएगा, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी बनना, जो बनाएगा पहला स्टेप होगा, बनाने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए कि आप क्यों बना रहे हो भाई, कोई रीजन तो होगा, क्या करोगे। तो जो बनाता है उसे प्रमोटर बोलते हैं, जो कंपनी को बनाता है, जिसका आइडिया रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलेंगे, ठीक है ना। तो आइडिया आएगा, आपने इसके नाम के आगे लिमिटेड लगाना चाहते हो तो आपको चाहिए होगा एक चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगा, एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगा। ये दो लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। चार्टेड अकाउंटेंट के जगह पे एडवोकेट भी चल सकता है, ठीक है ना, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी मस्ट चाहिए हमें। कंपनी सेक्रेटरी भी एक सीए के जैसा कोर्स होता है, जिसके अंदर वो कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट बनाएंगे, दो तरीके के डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। और दो तरीके के कौन सा? एक बनाएंगे MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक बनाएंगे AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके ऊपर सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी के होने जरूरी होते हैं। और साथ के साथ अगर मैं लिमिटेड कंपनी बना रहा हूं तो कितने व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे इसके ऊपर? टोटल मिनिमम कितने हो सकते हैं? 7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 के सिग्नेचर होने जरूरी है। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे तो उसके अंदर हमें डिटेल जानकारी डालनी होती है। क्या डिटेल जानकारी डालते हैं? कंपनी का नाम क्या होगा, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का क्या होगा, नेम क्या होगा, कंपनी का एड्रेस क्या होगा, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, कंपनी का आपका लाइबिलिटी कितने होंगे, कंपनी का आपका शेयर्स कितने होंगे, कंपनी का आपका ऑनर कौन होगा, जिसे सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 बातें इसके अंदर लिखी होगी, उसकी डिटेल जानकारी। ये सारी के सारे डॉक्यूमेंट को हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। किसको जमा कर देंगे? गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो होता है वो होता है रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी, दैट इज ROC। यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम है रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी, दैट इज ROC। अब ROC को, जो ROC ने एक वेबसाइट बना दिया है, ROC ने वेबसाइट बना दिया है, बोला इस वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट डाल दो। उस वेबसाइट का नाम है हमारा MCA। आप देखोगे तो MCA, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया, MCA के नाम से है। इस वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, इसकी जानकारी जाएगी ROC के पास। ROC सारे डॉक्यूमेंट वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर गवर्नमेंट आपको इंटीमेट कर देगा। इंटीमेट करेगा तब आपको पता चलेगा कि अपने नाम के आगे आप लिमिटेड शब्द लगा सकते हो या फिर नहीं लगा सकते हो। ये सारा का सारा एक प्रोसीजर्स होता है। तो भाई नाम को जो हमारा सोचता है ना, नाम तो प्रमोटर को, प्रमोशन क्या होता है? स्टार्टिंग का स्टेज होता है, जब हम कंपनी को बनाने का सोचते हैं। यहाँ पे आपका कंपनी के बारे में थिंक किया जाता है कि आप कौन सा कंपनी बनाओगे, कौन सा कंपनी बनाओगे, यहाँ पे सोचा जाता है कंपनी के बारे में। इसके बाद आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? एक MOA चाहिए और एक AOA चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा। कौन प्रिपेयर करेगा? CS करेगा और CA मिलके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा? कैपिटल, शेयर कैपिटल। अच्छा देखो, हमारा ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का एक पर्पस होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाने का पर्पस होता है। अब देखो, जनरली अगर किसी कंपनी को या किसी बिजनेस को अगर ग्रोथ करना हो, देखो आप अभी अपने इस लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो,
स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम पढ़ेंगे, अच्छे जगह पढ़ के फिर जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद अर्निंग होगी, अर्निंग होने के बाद फिर आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपको जैसे घर लेना है, आपको मोटर कार लेना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन लेना है, तो सारी चीज़ें आप कंप्लीट करोगे, आपको घूमना है, सारी चीज़ें देखोगे, क्योंकि आपके पास पैसा जो है बाद में आएगा। अगर मैं आज की डेट पे अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को आप जानते हो कि इंडिया के अंदर 5-6 बिजनेसेस हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेसेस माने जाते हैं, जिसमें से एक रिलायंस माना जाता है, एक अडानी ग्रुप का माना जाता है जिसको एक बड़ा बिजनेस मानते हैं, इन दो बिजनेस, एक टाटा कंपनी माना जाता है, ये 3-4 कंपनी मान लो, ये कौन से कंपनी है? बड़े बिजनेस हैं। अब ये इतने बड़े हैं ना कि इन कंपनी को टक्कर देने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, ये सभी प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे मान लो कि आप, सिंपल सी बात करूं, आप पहले अगर मैं टेलीकॉम कंपनी की बात करूं तो पहले एयरसेल हुआ करता था, शायद आपको पता हो या ना हो, एयरसेल कंपनी था पहले टाटा डोकोमो हुआ करता था, आपका टाटा का भी सिम आया करता था, टाटा का। इसके बाद पहले आपका वोडाफोन हुआ करता था, पहले आइडिया हुआ करता था, पहले आपका यूनिनॉर हुआ करता था, कहीं कहीं पोस्टर आपको अभी भी देखने को, बड़ी सारी मल्टीपल कंपनी हुआ करती थी, और पहले रिलायंस भी हुआ करता था। लेकिन मुकेश अंबानी के पास ज़्यादा पैसा था, और इन सभी कंपनी में से जितने मैंने नाम लिए पुरानी कंपनी, इस सभी, रिलायंस दूसरा था, इसके छोटे भाई का था, अनिल अंबानी का, 2 भाई हैं, मुकेश और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी देखा जाए तो फाइनेंशियली बड़े भाई से कमज़ोर है, उसके ऊपर काफ़ी सारे डेट्स, कर्जा भी है, और उसके हिसाब से मुकेश अंबानी इस बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद सबसे पहले जो इन सभी कंपनी में से सबसे जो स्ट्रांग कंपनी था वो एयरटेल था, एयरटेल के पास स्ट्रेंथ था। तो मुकेश अंबानी जब आए इस मार्केट के अंदर तो जितनी छोटी कंपनी थी सारी कंपनी को बर्बाद कर दिया इन्होंने। बर्बाद कैसे किया? सारी कंपनी जो थी वो अपने बात करने के लिए रिचार्ज का, मतलब कूपन का, या पहले स्क्रैच वाले कूपन होते थे, 10-10 रुपए के कूपन आए करते थे, अनलिमिटेड वाला सिस्टम नहीं था कोई भी कि अनलिमिटेड करोगे, इन्होंने अनलिमिटेड दिया। पहले 1 GB डेटा रिचार्ज करते थे तो 350 रुपये लगते थे 1 GB डेटा का, डेली नहीं, 350 का रिचार्ज किया और 1 GB। और उस टाइम पे ऐसे जनरली था, यूट्यूब तो मतलब था ही नहीं, मतलब कि यूट्यूब था लेकिन कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था उस टाइम पे, गाने वगैरह मेमोरी कार्ड में डाल के सुना करते थे, ऐसा नहीं कि आज के टाइम के यूट्यूब पे कोई भी डाला और चलने लग गया, कोई बात नहीं है, पहले ऐसे नहीं था। मुकेश अंबानी ने इन सब चीज़ों को देखा और इतना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया, इतना पैसा इन्वेस्ट किया कि बाकी सारी कंपनी बर्बाद हो गई। तो आज के टाइम पे अगर बात करें मुकेश अंबानी की, अगर बात करें आपकी अडानी, गौतम अडानी की, इनके पास इतना पैसा है कि कोई भी छोटी कंपनी उसको एक बार में बर्बाद कर सकती है, एक झटके में उस कंपनी को बर्बाद, खत्म। कैसे खत्म कर सकते हैं? इतना पैसा दे देगी, वहाँ के सारे एम्प्लॉय को अपने पास ले लेगी, उसके कंपटीशन में, और इतना सस्ता बेचेगी, लॉस में भी बेचेगी कि सामने वाली कंपनी का सर्वाइव करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। अब सर्वाइव वही कर सकता है जिसके पास क्या हो? पैसा हो। भारती एयरटेल के पास, यानी एयरटेल कंपनी का पूरा नाम भारती एयरटेल है, तो एयरटेल कंपनी के पास पैसा था, इसलिए आज जियो को स्टिल वो टक्कर दे रहा है। आज 2 ही कंपनी है, तीसरा VI जिसको बोलते हैं वो तो नाम का है, मान के चलो, ऑफर वगैरह देता है तो किसी ने सिमवेयर ले लिया, नेटवर्क वगैरह में किसी काम का है नहीं वो। तो आज एयरटेल और एक दूसरा कंपनी है दैट इज जियो, 2 ही कंपनी चल रही है। तो अल्टीमेटली कंपनी को ग्रोथ के साथ साथ कंपनी को एक्सपेंशन करना है, तो कंपनी को क्या चाहिए होगा? अल्टीमेटली फंड। अगर रिलायंस के पास पैसा नहीं होता तो आज की डेट में ये कंपनी रिलायंस जियो कब का बाहर हो चुकी होती, क्योंकि बाकी कंपनी के पास पैसे हैं तो वो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता कि वो हमारे इंडस्ट्री के अंदर आए, हमारे कस्टमर को डिस्टर्ब करे। तो ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? फंड। अब पैसा ऐसा चाहिए होता है जिसके ऊपर आपको दबाव ना हो। मान लिया जाए आज की डेट पे ना, देखो पैसे से दिमाग आता है, सिंपल सी बात है, जितनी दिमाग आपको पढ़ाई से नहीं आएगा ना, उससे ज्यादा दिमाग आपको पैसे से आएगा, ये सच्चाई है। आज आपको मान लिया जाए 100 करोड़ रुपए दे दिया जाए, 100 करोड़ रुपए दे दिया जाए आज आपको, ठीक है, 100 करोड़ रुपए आज आपको दे दिया जाए, तो नो नीड टू स्टडी करने की जरूरत भी नहीं है। आप वो काम कर जाओगे जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट और एक साइंटिस्ट नहीं कर पाएगा, वो काम आप कर लोगे।
आज आपके पास पैसे, आप पढ़े लिखे नहीं हो तब भी कर लोगे वो काम, क्योंकि आपके पास अगर फंड है तो दिमाग देने वाले, नौकरी करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, उसको मैनेज करना बस आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे मेन होता है फंड। अब पैसा जब किसी बिजनेस को चाहिए होता है तो 3-4 सोर्स है, या तो मैं बैंक से ले लूं, लेकिन जब मैं बैंक से लोन लूंगा ना तो मेरे ऊपर टेंशन रहता है कि मैं क्या दूंगा, हर महीने के महीने, हर साल के साल इंटरेस्ट दूंगा। अगर मैं इंटरेस्ट नहीं देता हूं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि भाई कंपनी के एसेट्स, कंपनी के सारी चीजें को लेके चले जाएगा, तो मैं प्रॉफिट में नहीं आऊंगा। दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं ऐसा पैसा लूं, वहां से फंड लूं जहां से मुझे इंटरेस्ट ना देना हो, इंटरेस्ट ना देना हो। तो होता क्या है, जनरली कंपनी कहती है तुम हमारे मालिक बन जाओ, हमारे साथ मिलके काम करो, जो भी प्रॉफिट होगा मिल बांट के करेंगे। मान लिया जाए कंपनी का प्रॉफिट होता है 1 करोड़ रुपए का, कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है हमारा, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया कंपनी का। और मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख लोगों को हमने जोड़ लिया कि हमारे साथ काम करो, तो 1 लाख लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, तो मैं अगर डिवाइड कर दूं 1 लाख से, तो आप जानते हो हर बंदे के हक में कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 100 रुपए। कितने प्रॉफिट आ गए? आपको नंबर कम लग सकता है 100 रुपए, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है अगर ज्यादा आपके पास नंबर्स हो। तो यानी कंपनी क्या करती है कि आपको ना हम ब्याज व्याज नहीं देंगे, आप हमारे साथ मालिक बन जाओ। कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कम पैसा कमाएगी तो कम होगा। तो कंपनी इस फंड को अरेंज करने के लिए अपना जो शेयर, जो अपना कैपिटल होता है, जो अपना कैपिटल होता है, उस कैपिटल को ना स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट का मतलब काफी छोटे 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 टुकड़ों में बांट देती है। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, अपने कैपिटल, देखो सोल प्रोप्राइटर में देखा था मालिक अकेले पैसा लगा रहा था तो एक कैपिटल था। अब जब पार्टनरशिप हुआ तो कितने कैपिटल हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, तो कैपिटल बटी तो रहा है। अब जब कंपनी आएगा तो कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, नो लिमिट। तो जब मेंबर नो लिमिट है तो इस कैपिटल को एकदम छोटे 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 टुकड़ों में बांट देंगे। अब कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, हो सकता है कि 1 रुपए देके भी आप इस कंपनी के अंदर हिस्सेदार बन सकते हो सकता है 5 रुपए देके भी कंपनी के अंदर हिस्सेदार बन सकते हो सकता है 10 रुपए देके भी कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हो सकता है 100 रुपए देके भी कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हो। तो जो कंपनी अपने छोटे छोटे पार्ट डिसाइड करता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज कंपनी का, इस सारे के सारे शेयर्स बट जाते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली टुकड़ा। किसी चीज को बोलते हैं ना शेयर करके खा लो, तो क्या बराबर बराबर या जैसे भी ये बांट लो, तो शेयर। और ये शेयर है, और शेयर किस चीज का है, ये किसी बिजनेस के कैपिटल का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, शेयर कैपिटल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसे चाहिए होगा तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक शेयर्स का ना एक वैल्यू होता है, और वो वैल्यू कहा जाता है हमारा दैट इज फेस वैल्यू। उस वैल्यू को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब चेहरे वाला वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू उस कंपनी के शेयर्स के टुकड़े का, एक टुकड़े का क्या वैल्यू है। अगर मैंने बोला मैंने अपने कंपनी का 1 लाख है, 1 लाख को 1 रुपए के टुकड़े में बांट दिया, तो मैं कितने मेंबर को ला सकता हूं यहाँ पे, 1 लाख मेंबर आ सकते हैं मेरे पास। अच्छा, एक मेंबर बोलता है कि मैं भाई 50,000 तुम्हारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो मैंने बोला सिंपल भाई 50,000 तुमने कर दिए और 50,000 मेंबर ढूंढ लूंगा मैं। यानी ऐसा बाउंडेशन नहीं है, अगर मैंने 1 रुपए टुकड़े में रखा है तो आप एक ही, आप बोलो कि भाई मैं 50 टुकड़े के बराबर खरीदूंगा तो आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। आपने कहा कि मैं 50,000 टुकड़ों के बराबर आपकी कंपनी में आना चाहता हूं तो 50,000 देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली 1 लाख कैपिटल है, 50,000 अगर आप लगाते हो तो आप आधे कंपनी का मालिक हो गए एक तरीके से। जनरली कंपनी के अंदर आप देखोगे तो सर मैं भी रिलायंस का एक शेयर ले लेता हूं, जो कि मान लेते हैं कि 1200 रुपए का चल रहा है, रिलायंस का एक शेयर ले लिया तो क्या मैं भी कंपनी का मालिक हो जाऊंगा? हो जाओगे बिल्कुल मालिक। आपके पास सारे अधिकार आ जाते हैं जो कि एक नॉर्मल मुकेश अंबानी के पास होगा। लेकिन आप डिसीजंस लेने के लिए आपके पास कंपनी के 10% स्टेक होना बहुत जरूरी है, कम से कम। कितने परसेंट? अगर 10% आपके पास अगर कंपनी की होल्डिंग आ जाती है तो आप कंपनी के सारे डिसीजंस ले सकते हो। रतन टाटा के पास कंपनी के कितने परसेंट स्टेक था? मात्र और मात्र 9% था, तब जाके वो कंपनी के रतन टाटा मालिक बन के बैठे हुए थे। तो आप समझो कंपनी के कितने टुकड़े हुए पड़े हैं कि आप 9% तो 1% तो शेयर खरीद ही नहीं सकते कंपनी के, इतने सारे टुकड़े होते हैं, लाखों करोड़ शेयर्स होते हैं।
जिसको आप लेना पॉसिबल नहीं है। तो 10% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर मैं सिंपल बात करूं कि आप चाहते हो कि मैं अडानी ग्रुप के शेयर्स को खरीदना चाहता हूं, तो उसका 10% स्टेक खरीदने के लिए कई लाख करोड़ रुपए आपको चाहिए होंगे, तब जाके आप उसके 10% स्टेक को ले पाओगे। अब बात करते हैं सर, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है ना, तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे, तो पहले हमने शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना कि शेयर्स क्या होता है। अब शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में हम आपको भाई पैसा जब होगा प्रॉफिट तो देंगे, और प्रेफरेंस शेयर में प्रॉफिट हो अथवा ना हो तब भी हम आपको दे देते हैं, उसके आगे एक परसेंटेज होता है। कंपनी कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, तो सबसे पहले कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएगी। तो जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने जाती है, किसके पास जाएगी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने? मैंने बताया सर, आरओसी के पास जाएगी। तो आरओसी को बताना होगा कि मैं कितना कैपिटल रखूंगा, मेरे बिजनेस में कितने कैपिटल होंगे, वो बताना पड़ेगा। लेट सपोज कि मैंने बोला कि मेरे बिजनेस का कैपिटल होगा 5 लाख। अच्छा, 5 लाख बता दिया, तो अब 5 लाख ये नंबर है, ये नंबर है, यानी 5 लाख टुकड़ों में मैं अपने कैपिटल को बांटूंगा। फिर आरओसी यानी गवर्नमेंट पूछेगी कि भाई एक टुकड़ा कितने का होगा, यानी एक टुकड़ा कितने का? मैंने बोला लेट्स 10 रुपए का एक टुकड़ा होगा, तो ये 10 रुपए जो होगा दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे हम? फेस वैल्यू। मतलब एक कंपनी के अंदर आप हिस्सेदार बनना चाहते हो तो 10 रुपए लगाओ और कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हो। अगर आप 20 रुपए लगाना चाहते हो तो आपको कितने हिस्सेदारी मिल जाएगी? 2 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी 2 शेयर मिल जाएंगे। 100 रुपए लगाओगे तो कितने मिल जाएंगे आपको शेयर? 10 शेयर मिल जाएंगे 100 रुपए में। तो इस तरीके से रहता है। और ये कैपिटल से हमने रजिस्टर्ड करा दिया। जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है ना कैपिटल, तो इसके बाद कंपनी आगे फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं करती है। इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल होता है रजिस्ट्रेशन करना। तो ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी ने अपने पूरे लाइफ के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है, अपने पूरी लाइफ के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है कि भैया इतने शेयर तो हम रजिस्टर्ड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ऐसा है कि फिर दोबारा हम और शेयर को रजिस्टर नहीं कर सकते, तो 5 लाख की जगह पे हम 5 करोड़ कर दें, 500 करोड़ कर दें, तो हर एक रजिस्ट्रेशन के लिए हमें स्टैंप ड्यूटी पेड करना पड़ता है। अब मान लेते हैं 100 रुपए पे आपको 0.005 मतलब बहुत कम नॉमिनल से पैसा देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए हम उतना ही रजिस्ट्रेशन करा पाते हैं जितना हमारे पास पैसा होगा। अब हमने रजिस्टर्ड करवा दिया, तो जो ये रजिस्टर्ड करवाया ना, तो कितने का रजिस्टर्ड करवाएं, तो इसके काफी सारे नाम होते हैं, जैसे ऑथराइज कैपिटल, इसी को क्या बोलते हैं हम? जैसे नॉमिनल कैपिटल, जैसे आपका नॉमिनल कैपिटल का रजिस्टर्ड कैपिटल, जैसे फ्लोटेड कैपिटल, अलग अलग नाम आएंगे क्वेश्चंस के बीच में। तो रजिस्टर्ड कैपिटल जिससे जितने शेयर से रजिस्ट्रेशन करवाएं उसके अलग अलग नाम है। क्या हो गया? ऑथराइज कैपिटल हो जाता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये वाला है। फिर नॉमिनल कैपिटल हो जाता है, फिर हो जाता है फ्लोटेड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। और जो शेयर्स का वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। उसको क्या बोलते हैं? फेस। इसी को हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? अब देखो नॉमिनल कैपिटल है ये, वो नॉमिनल अलग अलग चीज हो गई। यानी मैंने बोला एक ही मतलब है इसका, हाँ इन चारों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब। मैंने बोला शेयर का फेस वैल्यू, तो आप देखोगे एक शेयर कितने का है। मैंने बोला ऑथराइज कैपिटल कितना है, तो आप देखोगे कंपनी के अंदर कितने शेयर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। समझ में आई बात आपको? ये देखना होगा। अब कंपनी ने जितने से रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी उतने ही शेयर क्या करे, मार्केट के अंदर बेच दे। जितने से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स मतलब टुकड़ा एक बार में दे दे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। लेट सपोज मैंने डिसाइड किया कि इसमें से अभी मुझे 1 लाख शेयर ही पब्लिक को देने हैं। अभी मैंने डिसाइड किया कि अभी 1 लाख शेयर ही पब्लिक को देना है। कितने शेयर देना है हमें? 1 लाख शेयर। अब जब 1 लाख शेयर देना है, तो इस शेयर्स को बोला जाता है इशूड शेयर। इसको बोला जाता है ऑफर्ड शेयर। यानी रजिस्टर्ड कैपिटल में से जितना पार्ट मैं बेचना चाहता हूं, इसको इशूड शेयर बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है हमारा?
ऑफर शेयर या रजिस्टर्ड शेयर्स बोला जाएगा। अब इसमें से मैं बेचने जाऊंगा तो अब हो सकता है मेरी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो आप सब मेरे इस शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हो जाओगे। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मेरी कंपनी के रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आप नहीं खरीदोगे मेरी कंपनी के, कम बेच पाऊंगा। मैंने बोला 1 लाख शेयर किसी को लेना है, कुछ नहीं लिया। और ये भी हो सकता है कि मेरी कंपनी के रेपुटेशन बहुत अच्छे हैं तो आप में से सब बोले मुझे चाहिए, और मैं बेचने गया 1 लाख और डिमांड आ गई 1.5 लाख शेयर्स की, कि 1.5 लाख शेयर्स की आ गई, किसी ने ज़्यादा मांग लिए। तो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी बन सकते हैं? 3। हो सकता है कि मेरे कितने शेयर्स बिक जाए? पूरे 1 लाख। तो अगर 1 लाख बिक गया पूरे तो इसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब का मतलब खरीद लिया भाई, फुल्ली 1 लाख के 1 लाख। अब हो सकता है कि 1 लाख में से कम बिके, मान लेते हैं कि 90,000 बिका, तो इसको बोला जाएगा हमारा अंडर सब्सक्राइब। इसको बोला जाएगा अंडर, इसको बोला जाएगा अंडर सब्सक्राइब। और ये भी तो पॉसिबल है कि ज्यादा बिक जाए। जैसे मान लो 1,20,000 आ गया लोगों ने मांगने के लिए, तो हम सबको नहीं देंगे, बाकी 20,000 वालों को वापसी भेज देंगे, लेकिन हमारे पास पैसे तो इतने के आ गए ना। तो इसको बोला जाएगा आपका ओवर सब्सक्राइब। क्या बोला जाएगा? ओवर सब्सक्राइब। कंपनी का अंडर सब्सक्राइब होना बहुत डेंजरस होता है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कंपनी का अगर अंडर सब्सक्राइब हो, अंडर सब्सक्राइब का मतलब एक तो ऑथराइज कैपिटल था, उसमें से जितने शेयर मैं बेचने जा रहा हूं वो भी नहीं बिक पा रहा, उससे कम बिके, तो उसको क्या बोल दिया? उतने ही बिक गए तो फुल्ली सब्सक्राइब, ज्यादा बिक रहे हैं तो ओवर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब सबसे डेंजरस होता है। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अंडर सब्सक्राइब अगर आपके 90% तक आपके शेयर्स नहीं बेच पाओगे, 90%, अगर 1 लाख है तो अगर मैं 90,000 नहीं बेच पाऊंगा, मान लेते हैं अंडर सब्सक्राइब 80,000 हुआ, तो 15 दिनों के अंदर आपको सभी के पैसे रिटर्न करने होंगे। आप अपनी कंपनी को आगे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, ये रूल बना रखा है गवर्नमेंट ने। तो यानी कितने परसेंट आपके शेयर्स बिकने जरूरी हैं? 90%। इसी को बोला गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। क्वेश्चन एमसीक्यू में 100% पूछा जाएगा कि भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा? 90%। तो अभी हमने देखा सर शेयर से एक रजिस्टर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल, फ्लोटेड कैपिटल या फिर आपका रजिस्टर्ड कैपिटल। अब उस शेयर्स में से हम जो पब्लिक को बेचने के लिए जा रहे हैं जिसको क्या बोला जाता है? हमारा इशूड कैपिटल या फिर ऑफर कैपिटल। और उसमें से अगर उतने बिक गए तो फुल्ली सब्सक्राइब, कम बिके तो अंडर सब्सक्राइब, ज्यादा बिके तो, और अगर कम बिकता है तो 90% तो होना ही चाहिए। अब मान लेते हैं क्या कंपनी चाहती है कि मैं 6 लाख शेयर को बेच दूं, ऑफर कर दूं पब्लिक को? तो जवाब है नहीं कर सकती। जो 5 लाख है ना, वो 5 लाख से कम तो बेच सकते हो, 5 लाख तो बेच सकते हो, लेकिन 5 लाख एक शेयर भी आप चाहोगे कि मैं शेयर होल्डर को बेच दूं तो नहीं बेच सकते, क्योंकि आपके पास है ही नहीं। आपके पास रजिस्ट्रेशन ही कितने का करवा रखा है आपने। तो कंपनी क्या करती है? इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़्यादा करवा लेती है और जैसे जैसे जरूरत पड़ते रहती है पैसे की, वैसे वैसे वो पब्लिक को शेयर्स बेचता रहता है। और जब पहली बार कंपनी पब्लिक को शेयर बेचने जाता है उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसको क्या बोला जाता है? हमारा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर उसके बाद अब 1 लाख बिक गए, अब इसके बाद मेरा मन कर रहा है 2 साल बाद यार 50,000 और बेच देते हैं ना हमारे पास, तो उसको बोला जाएगा एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। उसको क्या बोला जाएगा? एफपीओ। एक है आईपीओ और एक है एफपीओ, ठीक है ना। आईपीओ का मतलब पहली बार कंपनी इशू कर रही है, और एफपीओ का मतलब कंपनी को बाद में फिर जरूरत पड़ा तो फर्दर पब्लिक ऑफर बन जाता है। तो ये बेसिक टर्म्स अभी बहुत सारे हैं, तो मैंने कुछ एक बेसिक टर्म्स अभी बताए जिसमें से एमसीक्यू आ जाता है कई बार। अब कंपनी का शेयर्स का जो ये 10 रुपए है, इसको क्या बोला मैंने भाई साहब? फेस वैल्यू। अब कंपनी ना ये चाहती है जनरली, वैसे तो अब ये रूल रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं रहा है, कंपनी एक ही बार में पैसे ले लेती है। पहले क्या करती थी उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है कि कंपनी के अगर मान लो 10 रुपए, फेस वैल्यू कितना होता है जनरली? आप याद रखना 10 रुपए रहेगा या 100 रुपए रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा 13 रुपए 14 रुपए, ऐसा नहीं होता। तो अगर ये 10 रुपए का एक कंपनी का फेस वैल्यू है, और एक बात बताऊं, ये जो 10 रुपए का एक फेस वैल्यू होता है ना, इस शेयर्स की डिमांड के साथ मान लेते हैं कि आपको सपोज करो एक रिलायंस का शेयर है, ठीक है ना, रिलायंस का शेयर है।
अब रिलायंस का शेयर आज की डेट में डिमांडिंग है, मान लेते हैं डिमांडिंग है। क्यों डिमांडिंग है सर? कंपनी का ग्रोथ अच्छा चल रहा है, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी ने मेटा से टाई अप कर लिया, कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहा है, तो ग्रोथ अच्छा है, तो कंपनी के शेयर में डिमांडिंग होंगे। कंपनी ने, मान लेते हैं कंपनी के 2 लाख शेयर है मार्केट में, तो आप बोलोगे किसी कोई जानकार मिल गया आपका, तेरे पास रिलायंस का शेयर है, बोला हाँ, बोला कितने का खरीदा था, आप बोलोगे कि 10 का खरीदा था, बोला मैं तेरे को 15 दूंगा, तू मेरे को बेच दे भाई, तो आपने उसको बेच दिया, तो सीधा 50% का बेनिफिट हो गया। अब शेयर्स का प्राइस 10 नहीं रहा, फेस वैल्यू तो 10 ही है, अब उसका एक बेंचमार्क सेट हो गया, वो कितने का हो गया? 15 का। फिर एक और दोस्त मिला, यार मेरे को, मैं तेरे को 20 दे दूंगा, तू बेच दे। तो इस तरीके से शेयर तो लिमिटेड है, डिमांड बढ़ते बढ़ते इस शेयर्स का प्राइस जो है ना, 10 रुपए का प्राइस कुछ भी हो सकता है हमारा, यानी बढ़ के बहुत ज्यादा हो सकता है। मैं सिंपल सी बात करूं, एक MRF आप सभी ने नाम सुना होगा, मद्रास रबर फैक्ट्री, आपका टायर बनाने की कंपनी है MRF का एक शेयर का कीमत है 10 रुपए जब दिया था, लेकिन आज डिमांड बढ़ते 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 लगभग 1.5 लाख रुपए का एक शेयर हो गया है। कितने का हो चुका है? 1.5 लाख का। ऐसे ही रिलायंस का शेयर्स का भी एक का, तो डिमांड बढ़ते, जैसे मैंने अभी आपने 10 के शेयर को 20 तक पहुंचा दिया था ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते तो यहाँ डबल बेनिफिट मिलता है शेयर मार्केट में पैसे लगाने का। एक तो आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, और दूसरा कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में भी आपको हिस्सेदारी मिलता है। इसलिए सभी लोग क्या करना चाहते हैं? शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो आपको दिखाता हूं, सपोज करो MRF ना, MRF शेयर फेस वैल्यू, देखो MRF का शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए, लेकिन आज खरीदना चाहते हो तो 1,32,745 रुपए में मिलेगा। तो जिसके मतलब कोई आप पेरेंट्स थे, दादा दादी ने अगर मान लो 1000 शेयर भी खरीदे होंगे, तो 1000 शेयर में लगाए कितने होंगे उसने? 1000 शेयर 10 रुपए का हिसाब से 10,000 रुपए खर्च करे होंगे, और आज उसकी कीमत 1000 शेयर की देख लो, एक शेयर कितने की है? 1,32,000। अब 1000 शेयर कितने हो सकते हैं? आप उम्मीद मल्टीप्लाई कर लो, 1 करोड़ नहीं, 100, ये हो जाएगा 132 करोड़ रुपए आज की डेट पे उसकी वैल्यू। समझ आ रही है बात आपको? तो इतनी वैल्यूएशन उसकी बढ़ जाती है। एक तो ये फायदा मिल रहा है, देखो 10,000 से कहां पहुंच गए, जितना आप सोच भी नहीं सकते, और साथ में डिविडेंड मिलता है। ऐसे रिलायंस का शेयर, उसकी फेस वैल्यू 1 रुपए है, और आज मार्केट में जो चल रहा है उसका रेट लगभग 1300 के आसपास चल रहा है, 1280-90 रुपए आज का रेट है, तो 10 रुपए ही रहेगा। नहीं, हर कोई अपना फेस वैल्यू बीच में क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है, स्प्लिट कर देते हैं। ये मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 10 रखा, फिर हो सकता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 1 रुपए ही रखा। तो स्टार्टिंग में कंपनी क्या करती है? आपको 10 में ही शेयर देती है, जब कंपनी आ रही होती है नई, तो आपको 10 में दिया, आपने 10 में अगर खरीद लिया और फिर आपने उस शेयर को बहुत टाइम तक रखा, और बाय लक ऐसा चला कि आपके कंपनी के जो अंदर बहुत अच्छा से काम होने लगा, तो वो 10 रुपए आपको कई मल्टीपल होके आपको पैसे रिटर्न करती है। तो शेयर मार्केट का सच्चाई ये है। लेकिन आजकल चालाक हो गई, अब कोई नई कंपनी आती है ना, जैसे कोई भी कंपनी, अभी रिसेंटली आया था हमारा जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इन्होंने भी अपने शेयर मार्केट के अंदर शेयर लेके आए थे, तो वो 10 वाला शेयर ना बोलती हम 10 में नहीं देंगे, हमें पता है ये महंगा है, तो हम तुम्हें 500 में देंगे। मतलब पहले ही कंपनी जो बेचती है वो फेस वैल्यू पे नहीं बेचती, महंगा करके ही देगी आपको कि हमारे शेयर का वैल्यूएशन इतना है, इतने में देंगे। तो अब ज़्यादा बेनिफिट मिलना पॉसिबल नहीं। अभी SBI फंड का आया था, शेयर आया, कितने का शेयर आया सर? 575 रुपए का। मैंने लिया 575 रुपए के, 15 शेयर सभी को दिए थे, 15 शेयर मैंने लिए SBI के। अब ये 575 से 620 रुपए हो गया। मैंने सोचा यार ये लगभग 1000 रुपए होगा तो बेच देंगे, लेकिन 620 से दोबारा अब 570 रुपए आ गया है, ठीक है ना। तो अब हमने रख रखा है, क्योंकि अगर ये 10 और फेस वैल्यू कितना है इसका? 1 रुपए है, तो कंपनी महंगा करके ही बेचती है। अगर मैं इससे सोच रहा हूं कि अब बढ़ेगा, तो हाँ ये जरूर है
कि ये 570-75 नहीं रहेगी। कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिसके ऊपर है पोटेंशियल है, काम कर सकती है, तो ये 1000 भी जाएगा, 2000, डिपेंड्स करता है आप कितने दिनों तक इसको होल्ड करते हो। हर किसी का एक टाइम आता है, तो उसके हिसाब से ये बढ़ जाएगा। मैंने काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स देखे हैं जो 5 रुपए का था। किया इंडस्ट्री 5 रुपए का, कब? 2009 और 10 की बात कर रहा हूँ। आज कितने का? किया इंडस्ट्री का काम क्या है? वायर वगैरह बनाती है। कितने का था? 5 रुपए का शेयर, कोई नहीं ले रहा था। आज की डेट पे 4500 रुपए का एक शेयर है। बताओ, अगर उस डेट पे 5 रुपए, जिसने 50,000 लगा दिए होते, आज करोड़ों बन जाते उसके। तो वो बाय लक है, ये मत सोचना कि हम भी शेयर मार्केट में पैसे लगा लेंगे। सेबी का कहना है 10 में से 9 व्यक्ति को नुकसान होता है शेयर मार्केट में, सिर्फ एक व्यक्ति ही पैसे कमा पाता है शेयर मार्केट के अंदर। सेबी का गाइडलाइंस है ये हमेशा से, और सच्चाई भी यही है। तो शेयर मार्केट में जाना बहुत रिस्की है। आपको जो पैसा कमा रहा है उसकी बातें अच्छी लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी है। कई लोगों ने 2-2 दिन में 1-1 करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। 2-2 दिन में, 1-1 दिन में 1-1 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। तो हम बात कर रहे थे सर शेयर का फेस वैल्यू, कि ये फेस वैल्यू जो 10 रुपए है ना, तो ये 10 रुपए जो है कंपनी क्या करती है? चालाकी करती है। अभी हम मान लेंगे कि ऐसा नहीं है कि कंपनी महंगा करके बेचेगी, हम ये मान लेंगे कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपए आपके कंपनी को एक बार में नहीं मांगती, इसको टुकड़ों में मांगती है। हो सकता है मैंने बोला कि भैया तुम्हें एक शेयर चाहिए, 10 रुपए लाओ, बात खत्म। ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि 10 रुपए एक बार में मत दो यार, तुम किस्तों में दे दो इसको। और ऐसा क्यों करती है कंपनी किस्तों में? ताकि कंपनी के ज्यादा शेयर बिक पाए। मान लो आपके पास 10 रुपए है और मैंने बोला 1 रुपए दे दो, बाद 9 बाद में, तो आज आप मेरी कंपनी के 10 शेयर खरीदने की कैपेसिटी है आपके पास। आपके पॉकेट में 10 रुपए है, मैं मांग कितना रहा हूँ? 1 रुपए, 9 तो बाद में मांगूंगा ना। तो कैपेसिटी कितनी आ गई आपकी? 10 शेयर खरीदने का। अगर मैंने बोला नहीं भाई आज 10 आज ही देने पड़ेंगे, तो आपकी कैपेसिटी कितने शेयर खरीदने की है? तो कंपनी के पास सोचती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना हो जाए तो मेरी कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएगी। और एक बार मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो कंपनी की बदनामी होती है और फिर शेयर बिकना मुश्किल हो जाता है उसका। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसके शेयर बिक ही नहीं पा रहे, वो बार बार कोशिश कर रहा है कि नहीं, जैसे कि बोट कंपनी है, आपने सुना होगा बोट, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शेयर मार्केट पे शेयर आ जाए, लेकिन उसका अंडर सब्सक्राइब हो गया। अंडर सब्सक्राइब की वजह से उसकी गुडविल सारी की सारी बर्बाद। तो अच्छा भी है और बेकार भी है, ये चीज ध्यान रखना। तो हुआ क्या कि इस शेयर्स को टुकड़ों में, अब टुकड़ों में मांगने का मतलब क्या है? टुकड़ों में मांगने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैंने बोला 1 रुपए, 2 रुपए दे दो, 3 रुपए, 4 रुपए, तो कितने हो गए? 3, 2, 5, 4, 9 और 1 रुपए, ऐसे पॉसिबल है। यानी ऐसे किस्तों में। सर कब कब मांगोगे? हर किसी के बीच में गैप 2 महीने का रहता है, लेकिन आपको गैप से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बार जब आपसे मैंने पैसे मांगा ना कि भैया 2 रुपए दे दो, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए दे दो। अब हो सकता है आपने 500 शेयर मांगे, हो सकता है आपने 100 शेयर मांगे हो। अगर आपने 500 शेयर की डिमांड करी है तो आप 500 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके दोगे मुझे 1000। अगर आपने 100 शेयर की डिमांड करी है तो 100 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके दोगे। तो जो पहली बार आपसे पैसे मांगूंगा ना, उस वाले को मैं ऐसा बोलूंगा शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। मैंने बोला मान लो 2-2 जगह 2-2 रुपए होते हैं, मैं बोलूँ 2 रुपए लाओ, तो आप बोलोगे सर पहले वाला दो के बाद वाला दो, कौन से रुपए दो मांग रहे हो? तो कंफ्यूजन होता है। तो हर किसी जगह का नाम रख दिया गया है। तो नाम क्या है? पहली बार जो होता है दैट इज शेयर एप्लीकेशन। क्या नाम रखा गया? शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि आप जब कंपनी के अंदर शेयर्स मांगोगे ना, तो एक प्रॉपर तरीके से ना फॉर्म फिल करके दोगे। जैसे मान लो ये पेपर है, तो ये फॉर्म भरा जाता है, इसमें आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, बैंक डिटेल सब कुछ भर के दोगे। तो जब कहीं भी पहले टाइम पे आप कोई भी काम करने जाते हो तो एप्लीकेशन देते हो। तो पहली बार जब आप मुझसे मांगोगे तो क्या मांगोगे? 2 रुपए, तो दैट इज अ शेयर एप्लीकेशन के पैसे हो गए पहली बार। उसके बाद जब भी होगा दूसरे नंबर पे, तो इसको हम बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट। और याद रखना हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर है, तो इसको आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी बोल देते हैं कई बार, या सिर्फ शेयर अलॉटमेंट भी चलेगा, या फिर आप पूरा नाम ले लोगे क्या? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब तीसरी बार जब मांगोगे तो इसको नाम देंगे शेयर फर्स्ट कॉल। इसको नाम देंगे शेयर फर्स्ट कॉल। चौथी बार जो होगा इसका नाम देंगे हम शेयर सेकंड कॉल। अगर मान लो हम 50 पैसे और 50 पैसे रखते तो 5वीं बार भी आ जाता, तो उसका नाम हो जाता शेयर थर्ड कॉल।
यानी इस कैटेगरी के बाद जितने नंबर आएंगे उसको नंबरिंग देते जाओ, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल आ जाएगा। लेकिन लास्ट वाले का दो नाम होता है, एक तो इसका सेकंड कॉल नाम ही है और एक और इसका नाम होगा दैट इज फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद आपसे नहीं मांगेंगे फाइनल कॉल, इसके बाद हम आपसे नहीं मांगेंगे क्योंकि आपने 10 रुपए का शेयर है। तो इसीलिए यहां पे एक वर्ड था, मैंने बोला बाद में बताऊंगा। अगर आप 10 रुपए का शेयर खरीदते हो तो आपका मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? अगर कंपनी डूब भी जाती है तो 10 का ही नुकसान है, तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। आपकी लाइबिलिटी कितनी है? इसलिए फीचर में एक वर्ड जोड़ा गया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर, के जितने का आपका शेयर होगा उतनी ही लाइबिलिटी आपकी रहेगी। देखो मैंने कहा था इसको देख लेंगे बाद में, आपका कहां था, ये रहा लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। आप जैसे ही मेरे कंपनी के अंदर शेयर खरीदोगे तो आप साधारण व्यक्ति नहीं होगा, आपका नाम हम बोल देंगे शेयर होल्डर। आपका नाम क्या बोल दूंगा मैं? और शेयर होल्डर इज मेंबर, मेंबर होता है हमारा, ठीक है ना, मेंबर बन गए। नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय देन अमाउंट आपका ग्रांटेड पेड टू देम, मतलब जितना आपने शेयर सब्सक्राइब किया है उतनी ही लाइबिलिटी आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले जो हम मांगेंगे उसको क्या नाम दिया हमने सर? सबसे पहले जो मांगेंगे शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद जब मांगेंगे उसको क्या नाम दिया हमने? शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद जब मांगेंगे उसको क्या नाम दिया हमने? अलॉटमेंट। उसके बाद शेयर, उसके बाद शेयर सेकंड कह सकते हो, अगर लास्ट है तो उसका एक और नाम क्या कह सकते हो? फाइनल कॉल। तो आज की क्लास में हम इसको सिर्फ बेसिक, अगली क्लास में थोड़ा थ्योरी चलेगा और प्रैक्टिकल भी चलेगा। मैंने इसलिए कहा था पहली क्लास में मुझे बुक की जरूरत नहीं है, अगली क्लास में भी बुक की में भी जरूरत ना पड़े, लेकिन सभी बच्चे बुक ले लेना और बुक के हिसाब से चलेंगे। तो अगली क्लास के अंदर टू बी कंटिन्यू हम आगे करेंगे, आगे इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अभी नोटिंग क्या करना है? नोटिंग ये सारे नाम करने हैं, किसका मतलब क्या है, और इसके बाद फिर आगे फर्दर करना है आपको। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपका लॉस देखो बढ़ गई, आपने 10 का खरीदा था और उसके प्राइस मान लेते हैं 10,000 हो गया, तो आपका लॉस जो है 10 रुपए ही रहेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट 10 रुपए किया है। ऐसा नहीं कि 10,000 प्राइस है तो भाई 10 दिए थे और पैसे लाके दे, ऐसा नहीं होगा। अब बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसकी वैल्यू 50 पैसे है, 1 रुपए है, 10 रुपए का लिया था जिन्होंने, उसकी वैल्यू बहुत सारे डाउन भी हो गया। मैंने बढ़े हुए तो दिखा दिए, लेकिन अनगिनत कंपनी है जिसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। इसको नोट करिए फटाफट। अगली क्लास के अंदर हम इसकी जर्नल एंट्री को देखेंगे, और जर्नल एंट्री को एकदम सिंपल तरीके से, ये चैप्टर में मैं आराम से तसल्ली से टाइम लेता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आए, इसके पॉइंट्स। बहुत सारे बच्चे नॉन कॉमर्स के भी बाद में आ जाते हैं और बाद में देखते हैं, तो मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा इस चैप्टर को, बहुत डिटेल में। यहां तक बस अभी 2 ही चीजें सीखा है, फेस वैल्यू क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड ऑल। फेस, चेहरे वाला फेस, अच्छा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। अगली क्लास सेम टाइम पे रखेंगे, और इस टाइम को मैं थोड़ा आधे घंटे पहले करूंगा 1-2 क्लास के बाद, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगा। 6 बजे से आगे नहीं ले जाऊंगा, ये रहेगा, लेकिन मुझे 1.5 घंटा लेना है तो मैं अब पहले टाइम करूंगा, आगे नहीं बढ़ाने वाला मैं अब। रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी, हाँ ये नेम नोट करिए।